हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग 12 क्लास के लिए हिंदी, यानी दिगंत भाग 2। देखिए दोस्तों, आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से, आपको हिंदी पढ़ना है। देखिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, काव्य खंड से आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि आप कभी भी इस काव्य खंड यानी कविता वाले भाग को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और आपको YouTube पर वैसा कभी भी वीडियो नहीं मिलेगा जो आज आप देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का यानी हमारे काव्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है कड़बक। देखिए दोस्तों, कड़बक की रचयिता हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। यानी कड़बक के जो कवि है, कड़बक के जो रचनाकार है, जो लेखक है, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, कड़बक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए दोस्तों, इस कविता में हम दो कड़बक पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट कड़बक और सेकंड कड़बक। उससे पहले पढ़ने से हम पहले क्या करेंगे, कवि के बारे में हम कुछ जानेंगे, यानी कवि परिचय जानेंगे कि कवि कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ, वो उनका व्यक्तित्व का था। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। क्यों हम पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे एग्जाम में यहीं से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला को यहां से देखिए, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। अनुमानतः हुआ था, अनुमान लगाया जाता है, अनुमानतः। देखिए, अनुमानतः बताया जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था 1492 में हुआ था। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार यहां से पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। बताइए दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, 1492 ईस्वी में। अनुमान लगाकर बताया गया है कि 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था। दिक्कत है? अब चलिए, उनका निधन यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी का निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का निधन दोस्तों सब लोग बताएं कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। यह भी अनुमानतः है, अनुमान लगाकर बताया गया है कि उनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। यह अनुमान लगाकर बताया गया है। अब देखिए, इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज। आपसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का नाम क्या था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का नाम दोस्तों क्या था? आप लोग बताइए। मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी का नाम था। अब देखिए, यहां से उनके गुरुजी, यानी उनके गुरुजी शेख सूफी शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी के दो गुरुजी थे। जैसे हम लोगों के गुरुजी होते हैं, कोई फिजिक्स पढ़ाते हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कोई बायो पढ़ाते हैं, तो कोई मैथ पढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी जी के दो गुरुजी थे, जिनका नाम था शेख मोहिदी और शेख, देखिए यहाँ पर थे सैयद अशरफ जहांगीर। दिक्कत है? फिर से देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जी के दो गुरुजी थे। पहला थे शेख मोहिदी यानी सूफी शेख मोहिदी, और उसके बाद थे सैयद अशरफ जहांगीर। देखिए दोस्तों, अगर आप इस कवि के परिचय के बारे में जान लेते हैं तो वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी सबसे पहले आपसे तो यहां से पूछे जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। हमने आपको बताया कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में। अनुमान लगाकर बताया गया है कि 1492 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और मलिक मोहम्मद जायसी की निधन यानी उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1548 ईस्वी में। अनुमानतः, ये भी अनुमान लगाया गया है। और इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? तो मलिक शेख ममरेज। और उनके गुरुजी का नाम आता है, तो उनके गुरुजी दो थे, एक
एक सूफी शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर और सूफी शेख मोहिदी किनके गुरुजी थे? यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरुजी के नाम बता रहे हैं। तो शेख, यहां से देखिए सूफी शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इनके वृत्ति, यानी इनके वृत्ति क्या थी? देखिए प्रारंभ में यानी आरंभ में जायस में ये रहते थे, यानी ये कहां पर रहते थे? तो जायस में रहते थे। यानी मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहां था? तो जायसी थे। यहाँ का जन्म कहां पर हुआ था? तो जायस में हुआ था। अब देखिए जायस में हुए, किसानी करते थे, बाद में इन्होंने शेष जीवन फकीर में बचपन में ही अनाथ हो गए थे। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी बचपने में ही अनाथ हो गए थे। इनके माता पिता इनको बचपने में ही छोड़कर चले गए थे। अब देखिए आगे साधुओं और फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता इनको। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का जो बचपन था साधुओं और फकीरों के साथ बचपन उनका भटकते हुए बीता था। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी का बचपन किनके बीच बीता था? तो साधुओं और फकीरों के बीच बीता था। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनका व्यक्तित्व, यानी इनका व्यक्तित्व क्या था? तो देखिए दोस्तों मलिक मोहम्मद जो जायसी थे चेचक के कारण रूपहीन थे। देखिए चेचक के कारण क्या थे? रूपहीन थे। बाईं आंख, यानी हमारा बायां आंख और बायां कान से वंचित हमारे थे मलिक मोहम्मद जायसी। अब आप सोचिए कि बायां आंख और बायां कान से वंचित हुए और चेचक के कारण रूपहीन थे, परंतु इन्होंने इतना मस्त कविता की रचना की है, कड़बक और कड़बक दू। हम इसमें पढ़ेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी आखिर किस प्रकार बिना आंख और बिना कान और बिना रूप के इतना बढ़िया कविता की रचना कर दी। आइए अगला की ओर देखते, आगे की ओर देखते हैं। यानी यहां से पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके कारण उनका रूपहीन थे, यानी वो किसके कारण रूपहीन थे? तो चेचक के कारण वो क्या थे? रूपहीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी की कितने आंख थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के दोस्तों एक ही आंख था, वो एक ही आंख था। कितने कान था? एक ही कान था। और बायां आंख यानी ये वाला आंख और ये वाला कान से ये वंचित थे। यानी बायां आंख और बायां कान से मलिक मोहम्मद जायसी जी हमारे वंचित थे, यानी उनका नहीं था। यानी मलिक मोहम्मद जायसी के कितने आंख थे? एक ही आंख थे। अब एक ही आंख होते हुए उन्होंने इतना बढ़िया कविता की रचना की है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए इनकी रचना पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा इनकी रचना है। ये जो कविता हम पढ़ने वाले कड़बक, ये पद्मावत का एक छोटा सा अंत है, एक अंश है। यानी जो हम पढ़ने वाले हैं कड़बक किसका छोटा सा अंश है दोस्तों? पद्मावत का। पद्मावत क्या है? एक प्रेम गाथा है। पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी की, वह एक प्रेम गाथा है। वाह वाह क्या बात है, प्रेम गाथा, वाह क्या बात होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम गाथा लिखा। आइए हम आपको बता देते हैं पद्मावत का थोड़ा सा कहानी। देखिए पद्मावत में राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी जिसकी नाम था पद्मावती। फिर से समझिए पद्मावत में किनके प्रेम कथा वर्णित है? तो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा इस पद्मावत में है। ये पद्मावत का छोटा सा भाग है कड़बक जो हम आज पढ़ने वाले हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद्मावत में किनकी प्रेम गाथा है? तो पद्मावत में राजा रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम गाथा है। अब देखिए राजा रत्नसेन चित्तौड़ के राजा थे और सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती। यहां से सुनिए, चित्तौड़ के राजा थे रत्नसेन और पद्मावती थी सिंघल द्वीप की राजकुमारी। अब देखिए राजकुमारी के पास एक तोता था, उस तोता का नाम था दोस्तों हीरामन। तोता का नाम क्या था? हीरामन था। यानी सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के पास जो तोता था उसका नाम था हीरामन। अब देखिए दोस्तों हीरामन यानी तोता, कभी अचानक वो तोता अपने जंगल यानी अपने राजमहल से उड़ते उड़ते किसी बहेलिये के जाल में फंस गया।
यानी किसी बहेलिए के जाल में क्या हुआ, वह तोता फंस गया। वह तोता एकदम बोलने वाला था, वह मनुष्य के बोल में यानी मनुष्य की आवाज में वह तोता बातचीत करता था। यानी जो तोता का नाम था हीरामन, यानी हीरामन मनुष्य के आवाज में, बोल सकते हैं कि मनुष्य के आवाज में क्या करता था, बातचीत करता था। जो किसके पास था, वो पद्मावती रानी के पास था, पद्मावती रानी के पास था। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वह हीरामन तोता अपने राजमहल को छोड़कर कहीं बाहर की ओर उड़ पड़ा। तब उड़ पड़ा तो उस एक बहेलिए ने उसको पकड़ लिया, उस हीरामन तोता को। जब उस हीरामन तोता को एक बहेलिए ने पकड़कर बेचना प्रारंभ किया तो वही चित्तौड़ के रतनसेन के दरबारी में एक मंत्री थे। वह मंत्री ने उस क्या तोता को यानी हीरामन को खरीद लिया। जब वह मंत्री ने हीरामन को खरीद लिया तो वह अपने राजा रतनसेन के पास लेकर गया। जब रतनसेन के पास वह मंत्री हीरामन को लेकर गया तो राजा सोच में पड़ गए कि यह तोता तो भाई बोल रहा है। वह तोता पद्मावती रानी की एकदम बड़ाई कर रहा था कि सिंघल देवी की स्त्रियां इस प्रकार की होती है, खूबसूरत होती है, एकदम बहुत बढ़िया होती है। तो तले राजा रतनसेन का दिल आ गया, यानी राजा रत्नसेन का उस पद्मावती रानी पर दिल आ गया, प्रेम कर बैठे, वो प्रेम कर बैठे। बस बड़ाइए पर उन्होंने क्या कर दिया, वो जो हीरामन तोता था वो पद्मावती रानी के क्या ना बड़ाई कर दिया, राजा रत्नसेन का उस पद्मावती रानी पर क्या आ गया, दिल आ गया। कहते हैं कि प्रेम करने लगे, वो राजा रत्नसेन पद्मावती रानी से क्या करने लगे, प्रेम करने लगे। अब देखिए एक राजा रत्नसेन की एक पत्नी थी जिसका नाम था नागमती। अब देखिए दोस्तों, नागमती राजा रत्नसेन की पत्नी थी। जब उस तोता को पत्नी उनकी नागमती के सामने लेकर गया उनको, तो जब पद्मावती के पास वो तोता था तो वो पद्मावती के सब गुण को देख रहा था कि पद्मावती कितना खूबसूरत है, पद्मावती की जो भाषा है किस प्रकार की मीठा है। तो जब वह नागमती के पास लेकर चला गया सब, तो तोता जो था हीरामन वह पद्मावती रानी की नागमती के सामने, यानी जो पत्नी थी उनकी रत्नसेन की, उनके सामने पद्मावती की बड़ाई कर रहा था। तो कहा जाता है कि एक स्त्री दूसरे की स्त्री की बड़ाई नहीं सुनी, यानी वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने दासी से कही, ए दासी, इस तोता को हमारे सामने से जल्दी हटाओ, यह हमारे रहते हुए दूसरी स्त्री का बड़ाई कर रहा है कि सिंघल देव की स्त्रियां इतना खूबसूरत होती है, इतना प्रिय होती है, इसको जल्दी हटाओ, हो सके तो इसको मृत्यु दंड दे दो। वो नागमती ने अपने दासी से कहा, यानी अपने नौकरानी से कहा, और दासी ने क्या किया, उस तोता को छिपाकर कहीं पर रख दिया। उसे मारा नहीं, उसे छिपाकर कहीं पर रख दिया। अब जब राजा रत्नसेन को पता चला कि तोता कहाँ है तो उस दासी को बुलाया गया और वह दासी उस तोता को लेकर गई। अब देखिए दोस्तों, अब राजा रत्नसेन ने अब सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की ओर चलने गए और वहां पर बहुत सारे कठिनाइयों की सामना करे और कई गो जंगल की खतरा था, कई गो वाहन की खतरा था। यही नहीं, उनको कई गो समुंदर पार कर सिंघल द्वीप जाना पड़ा, यानी वहां पर पद्मावती रानी से वो दिल लगा बैठे, प्रेम कर गए, वो प्रेम कर गए। यही हम पढ़ने वाले हैं इस कविता में, दिक्कत है। चलिए अब से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, पद्मावत में किनकी प्रेम कथा है, तो पद्मावत में राजा रत्नसेन जो कि चित्तौड़ के रहने वाले थे और रानी पद्मावती जो कि सिंघल द्वीप की थी, उनका प्रेम कथा इसमें पढ़ने वाले हम लोग हैं। अब चलिए कड़बक की ओर पढ़ते हैं, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो फर्स्ट कड़बक है सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। देखिए इसको हम लयबद्ध पढ़ेंगे, जो भी कविता है उसको आप लय में पढ़िएगा तो वाह 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 क्या मजा आता है। कविता को कहा जाता है कि दिल से पढ़िए, पढ़ रहे हैं तो दिल से पढ़िए। तो आइए हम आपको पढ़ा कर दिखाते हैं। देखिए, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहाजे कभी सुनी, चांद जैस जग विधियो तारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। यानी कवि कह रहे हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि के एक ही नैन है, मोहम्मद जी के एक ही नैन है, परंतु वह गुणवान है। गुणी का अर्थ होता है गुणवान।
एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि के एक ही नैन है, वो कवि का एक ही नैन है यानी एक ही आंख है। आगे देखिए, सोई भी मोहाजे कवि सुनी, जो सोई मतलब होता है जो, विमोहा मतलब होता है मोह माया, जेई मतलब जो कोई भी, कवि सुनी यानी जो भी इस कवि के बारे में सुना पढ़ा वह मोह माया में हो गया, वो मोह में पड़ गया। फिर से आइए, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, क्या लय है, आपको ही लग रहा होगा कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जे कवि सुनी, यानी कवि कह रहे हैं कि हमारा एक ही नैन है और इनके बारे में जो कोई भी पढ़ता है मोह माया में पड़ जाता है, वो मोह माया में पड़ जाता है। आगे देखिए, चांद जैसे जग विधियो तारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा, चांद जैसे जग विधि अवतारा, चांद जैसन इस जगत में विधि ने अवतार दिया, अवतार दिया विधि ने इस जगत में चांद को, यानी इस जगत में चांद को अवतार दिया विधाता ने। दीन कलंक किन्हीं उजियारा, परंतु चांद में भी दाग है, और देखिए अपने प्रकाश से पूरे सृष्टि को प्रकाशमय करती है। फिर से समझिए, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा, अरे इस विधाता ने इस संसार में जन्म दिया है चांद को, परंतु उसमें भी दाग है, लेकिन वह अपने में बहुत ही दुनिया को प्रकाशमय करती है। यहाँ पर देखिए, कवि के एक ही नैन है, परंतु वह गुणी है, गुणवान है, जो भी इस कवि के बारे में पढ़ता है वह मोह माया में पड़ जाता है, वो मोह माया में पड़ जाता है। अवतार दिया विधाता ने चांद को इस जगत में, परंतु उसमें भी दाग है, लेकिन वह अपने प्रकाश से पूरे सृष्टि को प्रकाशमय करता है। देखिए यहाँ डिमेरिट के मेरिट के साथ बखान है, यहाँ डिमेरिट से मेरिट के साथ बखान है। आगे देखिए, जग सुझाए के नैना, हुआ सुख यस नख तन माहा, अरे जग को सुझा लिए हैं एक ही नैन से, पूरा जग को घूम लिए, पूरा जग को समझ गए हैं मलिक मोहम्मद जैसी एक ही नैन से। देखिए, जग सुझाए के नैना, हुआ सुख यस नख तन माहा, अरे एक ही आंख से उन्होंने पूरा जगत को पहचान लिया है, पूरा जगत को समझ लिया है। उवा सुख यस नख तन माहा, जिस प्रकार नक्षत्र में शुक्र तारा उगता है वह दूर से पहचाना जाता है कि यह तारा है, शुक्र तारा। ठीक है दोस्तों, शुक्र तारा अपने नक्षत्रों में जिस प्रकार पहचाना जाता है, उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने एक आंख से इस पूरी सृष्टि को, पूरे दुनिया को बुझा लिए हैं, उनको अंदाज लिए हैं। आइए आगे, जो लही अम्ब डाभ न होई, तो लही सुगंध बसा न होई, फिर से समझिए, जो लही अम्ब डाभ न होई, तो लही सुगंध बसा न होई। अरे देखिए, जो लही, अम्ब मतलब होता है आम, डाभ मतलब होता है चोप हो, जब से आम में चोप नहीं लगेगा उसमें मिठास नहीं आता है। वो देखिए, जो लही अम्ब डाभ न होई, जब तक से आम में चोप नहीं लगेगा, जब तक से आम में चोप नहीं लगता, चोप होता है वो काला काला लग जाता है उस अमवा पर, तब तक से उसमें सुगंध नहीं आता है। जब तक से आम में चोप नहीं लगेगा तब तक से उसमें सुगंध नहीं आएगा। यही कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, यानी डिमेरिट के मेरिट के साथ यहाँ पर बखान किया जा रहा है कि जब तक से हमसे गलती नहीं होगा तब तक से सही कैसे होगा। कवि के कहीं आंख है, कवि के कहीं आंख है, जो भी उस कवि के बारे में पढ़ता है वो मोह माया में पड़ जाता है। इस सृष्टि में विधाता ने जन्म दिया चांद को, उसमें भी दाग है, परंतु अपने प्रकाश से पूरे सृष्टि को प्रकाशमय करती है। हमको भी इससे सीख जाना चाहिए। हमारे कई गो बच्चे इस प्रकार कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे आप सब कर सकते हैं। चांद में भी दाग है, परंतु अपने प्रकाश से पूरे सृष्टि को प्रकाशमय करती है। तो हम क्या है?
हम में भी कुछ गलती है, यानी आप में भी कुछ गलती है, तो हमें अपनी गलतियों को लेकर पछतावा ना होना चाहिए। हमें अपने अंदर के जो गुण है उसको उभारना चाहिए। कवि के एक ही नयन है, कवि के एक ही नयन है, परंतु वह गुणी है, उसके अंतर्गत कितना गुण है। जो भी उस कवि के बारे में कोई पढ़ता है मोह माया में पड़ जाता है, वो मोह माया में पड़ जाता है। चांद में भी दाग है, परंतु अपने प्रकाश से इस पूरे सृष्टि को प्रकाशमय की होती है। तो हम एक इंसान है, तो हमें भी कुछ गलती हो जाए। अरे कहा जाता है जब से आपसे गलती नहीं होगी तो आपसे सही कैसे होगी। कभी यही करें, जब से आपसे गलती नहीं होगी तो आपसे सही भी नहीं होगी। अगर इस गलती सही कर रहे हैं तो आपको गलती करना ही पड़ेगा। यानी आपके अंतर्गत मेरिट है, उसके साथ साथ आपके पास डिमेरिट भी है। यानी सबसे कम मात्रा में हमारे अंदर क्या होना चाहिए, डिमेरिट होना चाहिए, और जास्ती मात्रा में मेरिट होनी चाहिए। देखिए, जौ लही अम्ब डाभ न होई, अरे जब तक से अमवा के फलवा में चोप नहीं लगता है तब तक से उसमें सुगंध नहीं आता है। आगे देखिए, किन समुद्र पानी जौ खारा तो अति भय सूझ अपारा। अरे समुद्र के पानी खारा है, समुद्र के पानी खारा है, परंतु वो असूझ है, अपार है। समझ में आ रहा है। किन समुद्र पानी जौ खारा तो अति भय सूझे अपारा। अरे समुद्र का पानी खारा है, आप उसे पी नहीं सकते, परंतु वो असूझ है, अपार है। आगे देखिए, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरि लगा आकाशा। अरे जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश किया जा रहा था, जैसे उस पर्वत पर त्रिशूल लगा, कंचन का हो गया, आकाश यानी सोना का होकर आकाश छूने लगा। देखिए विधाता के क्या था, उस सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश करने के लिए उस पर शंकर जी ने त्रिशूल चलाया था। त्रिशूल को वह छूते ही सोने के हो गया, आकाश को छूने लगा। देखिए, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरि लगा आकाशा। आगे देखिए, जो लही घरी कलंक न पारा कांच होई नहीं कंचन कारा। जब तक से घरिया जिसमें सोने को गलाया जाता है, जब तक से घरिया पर ताप नहीं लगेगा तब तक से वह कांचा सोना नहीं होगा। वो दोस्तों सोना नहीं होगा। यानी देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डिमेरिट के मेरिट, यानी मेरिट के डिमेरिट से तुलना किया जा रहा है। हमारे अंतर्गत भी डिमेरिट है, परंतु कम है, वहीं पर जास्ती है। यानी हमें अपने दोषों से हताश नहीं होना चाहिए, हमें अपने गुण को पहचानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चांद में भी दाग है, परंतु क्या है, अपने प्रकाश से पूरे सृष्टि को प्रकाश करता है। समुद्र के पानी खारा है, परंतु असूझ है, अपार है। कवि के एक ही नयन है, परंतु गुणवान है। उनके कवि के बारे में जो कोई भी पढ़ता है मोह माया में पड़ जाता है, मोह माया में। आगे देखिए, एक नयन जस दर्पण और ते ही निर्बल भाव। अरे एक नयन कवि के जो है वो दर्पण की भांति है। कवि के जो आंख है, जो नयन है, वह दर्पण के भांति है। दर्पण जिस प्रकार निर्मल होता है, स्वच्छ प्रतिबिंब दिखाता है, ठीक उसी प्रकार कवि यानी मलिक मोहम्मद जैसी की एक आंख निर्मल है, स्वच्छ है। यानी एक नयन जस दर्पण और ते ही निर्बल भाव। जिस प्रकार के दर्पण होता है, आईना जिसे हम आईना बोलते हैं, हम जाकर उसमें चेहरा देखते हैं, आईना जिस प्रकार के निर्मल है, किसी भी व्यक्ति का स्वच्छ प्रतिबिंब दिखाता है, उसी प्रकार कवि की आंख है। कवि की आंख भी दर्पण की भांति है। क्यों दर्पण की भांति है? क्योंकि कभी भी किसी के बारे में एकदम बढ़िया सोचते हैं, निर्मल सोचते हैं, स्वच्छ सोचते हैं। आगे देखिए, सब रूपवंत गाही मुख जेवंत चाहूं। अब देखिए, दुनिया का कोई भी रूपवान व्यक्ति है, जब सजता है ना दोस्तों, जब सजता है और आईना के पास जाता है तो कहता है वाह आज बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे सृष्टि का कोई भी रूपवान व्यक्ति है, जब एक खाली सजता है नो तो उसको एक आईने की आवश्यकता पड़ता है, यानी दर्पण की आवश्यकता पड़ता है, और जाता है उस आईने में जाके चेहरा देखता है अपना, और बाल को इस प्रकार की करता है। यानी हमारा फीलिंग समझिए, आप लोग फीलिंग समझिए,
ठीक है, यानी कोई भी रूपवंत व्यक्ति है जब दर्पण श्रृंगार करता है तो वह दर्पण के पास जाता है और अपना निर्मल स्वच्छ और चेहरा देखता है। ठीक उसी प्रकार कवि के एक नए है, यानी चलिए आपको इस कविता के लय पढ़कर बता दे रहे एक बार। देखिए, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जे कवि सुनी, चांद जैस जग विधियो तारा, दीन कलंक किने उजियारा, जग सुझाए के नैना, हुआ सुख यस नख तन माहा, जो लही अम्ब डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाना सोई, किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय सूझिया पारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, जो लही घरी कलंक न पारा, कांचो होई नहीं कंचन कारा, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्बल भाव, सब रूप तन गामुख जेह कई चाऊ। यानी फाइनल हम इस पॉइंट पर पहुंच गए कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी का यही कहना है कि हमारा एक ही नैन है परंतु हम गुणवान हैं। हमारे बारे में जो कोई भी पढ़ता है वह माया में पड़ जाता है। विधाता ने जन्म दिया इस सृष्टि में चंद्रमा को, चंद्रमा भी दाग है परंतु अपने प्रकाश से पूरे सृष्टि को प्रकाशमय करती है। यहाँ पर देखिए, जब सुझाए नैना, इन्होंने इस सृष्टि को सूझ लिया है, बुझ लिया है एक ही नैन से। जिस प्रकार नक्षत्र में शुक्र तारा उगता है, दूर से हम लोग पहचान जाते हैं कि यही शुक्र तारा है। आगे देखिए, जो लही अम्ब डाभ न होई, जब तक से आम में चोप नहीं लगता है तब तक से उसमें सुगंध नहीं आता है, आप देखते होंगे। अब देखिए, किन समुद्र पानी जो खारा, अरे समुद्र का पानी खारा है परंतु असूझ है, अपार है, आप उसे नाप नहीं सकते हैं। आगे देखिए, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, अरे शंकर जी के त्रिशूल से उस सुमेरु पर्वत को नष्ट करने के लिए उसमें त्रिशूल को फेंक दिया गया। जब त्रिशूल उस पर लगा तो वह जो कंचन का जो क्या था वो सुमेरु पर्वत सोने का हो गया और सोने को होकर आकाश को छूने लगा। उसको मारा गया कि तुम नष्ट हो जाओ, परंतु वह नष्ट न होकर सोने होकर आकाश को छूने लगा। आगे देखिए, जो लही घड़ी कलंक न पारा, अरे जिस घड़िया में सोने को गलाया जाता है अगर उस पर ताप नहीं लगेगा, आंच नहीं लगेगा, तब तक से वह असली सोना होगा नहीं। आगे देखिए, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, जिस प्रकार दर्पण निर्मल है, जो आईना होता है निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, ठीक उसी प्रकार कवि के नैन है, स्वच्छ है, निर्मल है। सब रूपवंत गाही मुख चेवत भाव, सृष्टि के कोई भी रूपवान व्यक्ति है जब सजता है तो बालवा को इस प्रकार एक प्रकार जाकर ऐनकवा के सामने करता ही है। फाइनल आप फर्स्ट करवा के अर्थ समझ गए। अब चलिए सेकंड करवा की ओर पढ़ते हैं। अब देखिए, सेकंड करवक में वही प्रेम कथा है, वो प्रेम कथा है, प्रेम कथा, यानी इस राजा रत्नसेन और सिंघल देव की राजकुमारी पद्मावती की कड़बक दूर में प्रेम कथा है। प्रेम कथा उनके प्रेम के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते। मुहम्मद यही कभी जोर सुनावा, अरे मुहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं कभी जोर सुनावा, कभी कह रहे हैं कि हम जोर के सुना रहे हैं। सुना जो प्रेम पीर गावा, अरे जो इस कविता को सुना वह प्रेम पा गया, वो प्रेम के पीर हो गया। यानी पीर मतलब होता है दर्द, पीड़ा, यानी प्रेम के पीड़ा को अनुभव कर लिया। वो जो भी इस कविता को पढ़ा सुना वह प्रेम के पीड़ा में मगन हो गया। मुहम्मद यही कभी जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गपावा, जोरी लाई रकत के ले, गाढ़ी प्रीति ने जल भई। जोड़ी इस शब्द को जोड़कर लाई रकत यानी ले, यानी अपने रक्त से इस कविता को जोड़ कर लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। जोड़ी लाई रकत के लिए, इन्होंने जोड़ने के लिए अपने रक्त का उपयोग किया है इस कविता के शब्द को जोड़ने के लिए।
अरे इस कविता के शब्द को जोड़ने के लिए मलिक मोहम्मद जैसी ने गोंद के रूप में रक्त का इस्तेमाल किया है, लेई के रूप में रक्त का इस्तेमाल किया है। गाढ़ी प्रीति नन जेल भई, अरे गाढ़ी प्रीति लिख रहे हैं और अपने आंख से जिस पर लिख रहे हैं अपने नैन से उसको भिंगा रहे हैं, यानी उनके लिखते समय उनके आंख से आंसू टपक रहे हैं। वो दोस्तों आंसू टपक रहे हैं, ऐसी ही पीर की कविता है। इसीलिए नहीं कहा जाता है प्रेम के पीर के कवि, ये प्रेम के पीर के कवि है, प्रेम के पीर के कवि है मलिक मोहम्मद जैसी। प्रेम के पीर के कवि पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, प्रेम के पीर के कवि कौन है? यही मलिक मोहम्मद जैसी। मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा, कवि कह रहे हैं कि यह कविता को हम जो इस प्रकार जोड़ के सुना रहे हैं, सुना जो प्रेम पीर पागावा, जो सुनेगा वो प्रेम के पीड़ा को समझ जाएगा, वो प्रेम के पीड़ा को समझेगा। आगे देखिए, जोरी लाई रकत के ले, इस कविता के शब्दों को हमने ले के रूप में अपना रक्त का उपयोग कर रहा हूं मैं। कवि कह रहे हैं गाढ़ी प्रीति नन जल भई, अपने इस कविता को अपने नैन से भिगो रहे हैं, ये कह रहे हैं। आगे देखिए, ओ मन जानी कविति असकीना, अरे मेरा मन जान रहा है कि इस कविता की रचना क्यों कर रहा हूं। कवि कह रहे हैं, अरे कवि का मन जान रहा है कि इस कविता का वो रचना क्यों कर रहे हैं। ओ मन जानी कविति असकीना, मकुयह रहे जगत मह चीना, अरे इस कविता को वह इसलिए रचना कर रहे हैं कि इस जगत में उनका कोई पहचान रहे। देखिए, ओ मन जानी कविति असकीना, अरे मेरा मन जान रहा है कि इस कविता की रचना क्यों कर रहा हूं। मकू यह रहे जगत मह चीना, मेरा भी इस जगत में कुछ चीना रह जाए, कोई भी पढ़े तो हमको भी दो शब्द याद कर ले। आगे देखिए, कहाँ सो रतन सेन वस राजा, कहाँ रहे वो रतन सेन राजा, कहाँ सो रतन सेन यस राजा, रतन सेन जैसा राजा कहाँ रहे। कहाँ सुआस बुद्धि उपराजा, कहाँ रहा वो सुगा तोता, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ रहे वो अलाउद्दीन सुल्तान जो कि राजा रत्न सेन पर आक्रमण किए थे पद्मावती रानी के लिए। आगे देखिए, कहाँ राघव जेहुकीन बखानु, कहाँ रहे वो राघव चेतन जिसके मुख से हम बखान सुना करते थे। आगे देखिए, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ रही वो स्वरूपवत पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, अरे कोई नहीं रहा इस जगत में, बस उनकी कहानी है। इस जगत में कोई नहीं है, बस उनकी कहानी है। धनी सो पुरुष जस कीर्तु जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, अरे धन है वो पुरुष जो इसकी इस जगत में कीर्ति है। फूल मरे पर मरे न बासु, फूल मर जाता है, अपने डाली से फूल गिरेगा मर जाएगा, परंतु उसका सुगंध कभी भी नहीं मरता है। फिर से आगे, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, अरे धन है वो पुरुष जिसकी इस जगत में कीर्ति है, रचना है, यश है। फूल मर जाता है परंतु उसका सुगंध कभी भी नहीं मरता है। फूल मरे पर मरे न बासु, केई न जगत जस बेचा, केई न किन जस मोल, अरे कोई इस जगत में जस को ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। जस कोई पाकिट है, कॉम्प्लान का पाकिट है कि आप उसे खरीद सकते हैं, अरे ना जस को कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। ओ बबुआ, कोई नहीं खरीद सकता है ना बेच सकता है, जस एक ऐसा है नहीं है। आगे देखिए, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल, अरे जो यह कहानी को पढ़ेगा हमको भी दो शब्दों में याद कर लेगा। मलिक मोहम्मद जैसी के यही अरमान है कि हमको भी जो इस कविता को पढ़ेगा वो हमको दो शब्दों में याद कर लेगा। फाइनली आपको समझ में आया, यानी कवि के कहीं नए है परंतु असूझ है, गुणवान है, यानी डिमेरिट के मेरिट के साथ तुलना की गई है इस कविता में।
आपको अपने गुण को पहचानना चाहिए और गुण की नहीं। चलिए एक जोरदार से पढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आए, मजा लगे तो कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। देखिए, एक नैन कभी मुंह मदबूनी, सोई भी मोहा जे कभी सुनी, चांद जैस जग विधियो तारा, दीन कलंक किने उजियारा, जग सुझाए के नैना, हुआ सुख यस नख तन माहा, जो लही अब डाभ न होई, तो लही सुगंध बसा न सोई, किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय सूझ अपारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, जो लही घर कलंक न पारा, कांचो होई नहीं कंचन कारा, एक नैन जस दर्पण और तेही निर्बल भाऊ, सब रूपवंत गाही मुख, जो ही कई चाऊ। समझ में आया? अब चलिए सेकंड कड़वा की तरफ बढ़ते हैं। मुहम्मद यही कभी जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पी गावा, सोरी लाई जोरी लकत रत के लाई, गाढ़ी प्रीति नन जेल भई, ओ मन जानी कभी तियस कीना, मकु यही रहे जगत मह चीन्हा, कहाँ सुरत्न से अस राजा, कहाँ सुआसन बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राघावरत सेन कंस बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ कोई नहीं रहा जग रही कहानी, धनी सो पुरुष जस कीर्ति झासु, फूल मरे पर मरे न बासु, अरे के न जगत जस बेचा, कोई नहीं लीन मोले, जो यह पढ़े कहानी हम सारे, हम दुई बोल। फाइनली क्लियर है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।